हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस संस्थान ग्रैंड मास्टर 360 पर। जैसे कि आपको पता है, प्रीलिम्स 2024 को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लेकर आए हुए हैं। उसी श्रृंखला के अंतर्गत ये आपका टेस्ट सीरीज का पार्ट नंबर 13 रहेगा। तो चलिए जी, आज की कहानी हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, आप बताने का प्रयास करेंगे। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने दिए गए हैं, आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा कथन सही है, जल्दी से बता दीजिएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट जो ऑप्शन दिया गया है, यानी फर्स्ट कथन दिया गया है, उसके बारे में हमें देखना है। बंगाल का विभाजन मुख्यतः लोगों को रोजगार देने एवं प्रशासनिक गतिविधियों को सुधारने के लिए किया गया था। तो ये तो कथन आपका गलत है। बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो कर्जन ने। ठीक है, कर्जन। जब ये यहाँ पर ब्रिटिश अधिकारी बनकर आया हुआ था तब की बात है। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा कब की थी? 20 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन करने की घोषणा कर दी गई। इसी बात से भारतीय जो लोग थे वो खफा हुए और उन्होंने क्या है, अगले महीने में 7 अगस्त 1905 को एक आंदोलन शुरू कर दिया जिसका नाम रखा गया बंग भंग विरोधी आंदोलन। बंग भंग यानी कि बंग भंग का मतलब हुआ बंगाल का विभाजन, और बंग भंग के विरोध में एक आंदोलन शुरू हुआ भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा जिसे नाम दिया गया बंग भंग विरोधी आंदोलन। और फिर ये जो कर्जन ने इसकी घोषणा की थी और इसे इम्प्लीमेंट कब किया, यानी कि बंगाल का विभाजन फाइनली कब कर दिया इसने? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया। ठीक है, इस प्रकार से आपको बातें ध्यान में रखनी है। बंगाल विभाजन के विरोध में हुए इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो नाम आता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में बंगाल विभाजन का विरोध किया गया। इस प्रकार आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है। और जब बात करते हैं हम दूसरे कथन की, दूसरा कथन भी देख लीजिए, क्या ये कथन ठीक है क्या? बंग भंग विरोधी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को प्रारंभ हुआ। तो आप कहेंगे जी हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है, मैंने अभी आपको ऑप्शन बताया भी। तो केवल दूसरा कथन आपका ठीक है। जिन्होंने लिखा होगा ऑप्शन बी, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। और वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो बंगाल का विभाजन मुख्यतः किस लिए किया गया था? ताकि जो बंगाल में राष्ट्रवादी सोच के लोग थे और वो राष्ट्रवादी सोच जो बढ़ती चली जा रही थी, उसी राष्ट्रवादी गतिविधियों की वृद्धि को दुर्बल कर देना इनका मुख्य मकसद था। ठीक है, तो ये कारण रहा। चलो जी, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है? किसे कहा जाता है भारतीय क्रांति की जननी? आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, सावित्री बाई फुले, भिखाजी रुस्तम कामा। तो जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा, ऑप्शन फोर्थ उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है भिखाजी रुस्तम कामा को। इन्हें हम मैडम कामा के नाम से भी जानते हैं। मैडम कामा, मैडम कामा के बारे में कहा जाता है कि ये मूल रूप से पारसी परिवार की थी और इन्होंने दादा भाई नौरोजी के यहाँ पर निजी सचिव के रूप में काम किया। दादा भाई नौरोजी, जिन्हें हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, उन्हीं के यहाँ पर ये निजी सचिव भी रही। निजी सचिव। तो ऐसा इन्होंने क्या किया था, इन्हें हम भारतीय क्रांति की मां या भारतीय क्रांति की जननी कहते हैं। तो 1907 में एक अधिवेशन हो रहा था अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। कहां पे? स्टटगार्ड शहर में। स्टटगार्ड। तो वहां स्टटगार्ड में भारतीय ध्वज फहराने का काम किया था इन्होंने। ठीक है, इस प्रकार आपको ये बात ध्यान में रखनी है।
चलो जी, और जब बात करते हैं हम ऑप्शन थर्ड के बारे में, यानी सावित्रीबाई फुले के बारे में। सावित्रीबाई फुले पहली महिला शिक्षिका थी। महिलाओं और जो अन्य पिछड़ा वर्ग के जो लोग हुआ करते थे उनको शिक्षा की ओर प्रेरित किया। पहली महिला शिक्षिका भी ये बनी। इन्होंने अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर बच्चियों के लिए स्कूल खोला, उन्हें शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया। सरोजनी नायडू के बारे में अगर कहा जाए तो इनको हम क्या बोलते हैं, भारत की कोकिला। भारत की कोकिला की उपाधि इनको किसने दी थी, महात्मा गांधी ने। और यही है वो सरोजनी नायडू जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1925 में हो रहे कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। और यही वो महिला है जिन्हें हम कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। लेकिन जब हम एनी बेसेंट के बारे में बात करते हैं, एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी और ये 1893 में भारत में आई। भारतीय दर्शन को बड़े बेहतरीन तरीके से समझा और उसको अपनाया। वाराणसी में ये रहने लगी और इन्होंने कहा कि मेरा जो धर्म है वो, यानी कि मेरी जो कर्म भूमि है वो भारत ही है। 1916 में इन्होंने होम रूल लीग आंदोलन का नेतृत्व भी किया। 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कोलकाता में, उस कोलकाता के अधिवेशन में अध्यक्षता भी इन्होंने की। तो ये है पहली महिला अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी अधिवेशन में अध्यक्षता करने वाली पहली महिला अध्यक्ष। जब पूछा जाए पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी तो नाम आता है सरोजनी नायडू का। और सरोजनी जो नाम है, ये जो नायडू लिखा हुआ ना, ये इनके पति का सरनेम है, इसी वजह से कहते हैं, है ना, श्रीमती सरोजनी नायडू। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बताने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से किस वंश ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक रहेगा? जिन्होंने लिखा होगा ऑप्शन ए, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा, संगम वंश। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो नाम आता है हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का ये दो भाई थे। हालांकि इनके तीन भाई और थे। इन दोनों ने अपने बाकी तीन भाइयों के साथ मिलकर इस संगम वंश की स्थापना की थी 1336 के आसपास, जब उत्तर भारत में दिल्ली की गद्दी पर मोहम्मद बिन तुगलक का समय चल रहा था, शासनकाल चल रहा था। कहा जाता है कि हरिहर और बुक्का को मोहम्मद बिन तुगलक ने पकड़ लिया था और बाद में इन दोनों को दक्षिण में अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए भेजा। फिर इनकी मुलाकात हुई अपने गुरु वेदारण्यम के साथ और इन्होंने क्या है, वापसी हिंदू धर्म अपना लिया और अपने पिता के नाम पर संगम वंश की शुरुआत कर दी। और ये जो संगम वंश है इस प्रकार से सत्ता में रहा। कुछ समय बाद संगम वंश समाप्त हुआ और संगम वंश के बाद में सुलु वंश सत्ता में आया। सुलु वंश की स्थापना सालू नरसिंह ने की थी और सालू नरसिंह जो है वो इसकी स्थापना करते हैं। सुलु वंश के बाद में तीसरा वंश तुलु वंश आया। तुलु वंश के संस्थापक थे वीर नरसिंह और वीर नरसिंह के छोटे भाई ही थे कृष्णदेवराय, जो कृष्णदेवराय पूरे के पूरे विजयनगर साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली राजा के रूप में उभरे। विजयनगर साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली राजा कृष्णदेवराय थे, ऐसा किसने कहा है? बाबर ने लिखा है अपनी तुजुक ए बाबरी में, यानी कि अपनी आत्मकथा में लिखा है। तुजुक ए बाबरी मूल रूप से तुर्की भाषा में लिखी गई और इस तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद कब किया गया? अकबर के शासनकाल के दौरान। अकबर के शासनकाल के दौरान जब अकबर ने ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट की स्थापना की थी, यानी हिंदी में कहें तो अनुवाद विभाग की स्थापना तब की अकबर ने, उसी के समय में इस बाबरनामा का फारसी में अनुवाद हुआ। ठीक है, वापिस आ जाइए। तुलु वंश की बात कर रहे थे। तुलु वंश के समय में ही क्या हुआ था? आपका सबसे बड़ा युद्ध हुआ और आप कह सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य का एक तरीके से अंत ही हो गया। एक छोटा सा वंश बाद में दिखाई देता है, अराविडु वंश, जिसकी स्थापना की थी किसने? तिरुमल ने।
और ये था विजयनगर साम्राज्य का छोटा सा ब्यौरा। जब बात करते हैं हम इनके बारे में, मुख्य रूप से इनकी राजधानी कौन सी हुआ करती थी? हम्पी। ठीक है, हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रही। विजयनगर साम्राज्य के इन चारों वंशों की बात करें तो सबसे शक्तिशाली राजा कौन थे? तुलु वंश के दूसरे राजा कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय के दरबार में 8 लोग रहा करते थे जिन्हें हम अष्ट दिग्गज कहते हैं, और ये खुद भी संस्कृत के अच्छे विद्वान थे और तेलुगु भाषा का संरक्षण इन्होंने दिया, और तेलुगु भाषा में इन्होंने रचनाएं भी लिखी, संस्कृत में भी रचनाएं लिखी। संस्कृत में जो रचना लिखी थी उनका नाम आता है जाम्बवती कल्याणम। ठीक है, और तेलुगु में जो लिखी थी उसका नाम आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए जी, नेक्स्ट हम चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 1906 में दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो क्या ये बात ठीक है? क्या आप इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे? दूसरा कथन भी देख लीजिए। वर्ष 1907 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ। सबसे पहले बात करते हैं पहले कथन के बारे में। वर्ष 1906 में कोलकाता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी। ये बात बिल्कुल ठीक है। जब हम दादा भाई नौरोजी के बारे में बात कर रहे होते हैं तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, इनकी निजी सचिव कौन रही थी? तो अभी मैंने बताया था, मैडम भिखाजी कामा। दादा भाई नौरोजी जो हैं, इन्हीं को, इनके बारे में कहा जाता है कि स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? तो इन्होंने ही रखा था, दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, और इस 1906 के दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में हो रहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस के मंच से स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था पहली बार। ठीक है, 1906। हालांकि स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इस प्रकार आपको बातें ध्यान में रखनी है। दादा भाई नौरोजी के बारे में थोड़ा सा अगर और हम देखें तो इनकी एक पुस्तक आती है जिसमें इन्होंने वर्णन किया है कि किस प्रकार से अंग्रेज हमारे भारत से पैसा लेकर चले जा रहे हैं। उस पुस्तक का नाम क्या है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, ये पुस्तक है, धन के पलायन के सिद्धांत के बारे में वर्णन किया है दादा भाई नौरोजी ने। तो पहला कथन तो बिल्कुल ठीक था। दूसरा कथन देख लीजिए। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बताया है, कराची में ही हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना की बात की जाए तो कहां पे हुई थी? स्थापना हुई थी 1906 में ढाका में, है ना, ढाका। और किसका नाम आता है? तो नाम आता है नवाब सलीमुल्लाह खां का, नवाब सलीमुल्लाह खां। सर आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है। अगले साल 1907 में वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ, और जब ये पूछा जाए कि मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया तो आप कहेंगे नाम आता है आगा खां। हम कहते हैं ना, आगा खां और सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। इस प्रकार आपको ये बात ध्यान में रखनी है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से भी मना कर दिया था। चलो जी, ये क्वेश्चन भी आपका हुआ अति उत्तम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बताने का प्रयास करेंगे। दर ओ दीवार पे हसरत से नजर करते हैं, खुश रहो अहल ए वतन, हम तो सफर करते हैं। ये किसने कहा था? जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे, जल्दी से बता दीजिए। दर ओ दीवार पे हसरत से नजर करते हैं, खुश रहो अहल ए वतन, हम तो सफर करते हैं। तो ये पंक्तियां जो लिखी थी, किसने लिखी थी? वाजिद अली शाह। जिन्होंने लिखा होगा ना बी ऑप्शन, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा।
जब बात करते हैं हम बिस्मिल अजीमाबादी के बारे में, इन्होंने क्या लिखा था? आपने बड़ा फेमस डायलॉग सुना भी होगा, ये मूवीज में भी बड़ा प्रयोग किया गया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में, है ना? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किसने लिखा? बिस्मिल अजीमाबादी। तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है। और जब बात करते हैं हम अशफाक उल्लाह खां के बारे में, तो आपको पता है जब हम काकोरी जो काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था उसके बारे में अगर बात की जाए, तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, साचिंदर सान्याल जो थे वो थे ना उसमें। और फिर आपको पता है इस केस में इनको फिर फांसी हुई थी। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम, आप कह सकते हैं, रिकॉर्डेड मुस्लिम व्यक्ति जो थे वो थे अशफाक उल्लाह खां। और एक नाम और लिखा है फर्स्ट ऑप्शन में, क्या लिखा है? बरकत उल्लाह। बरकत उल्लाह की बात की जाए तो ये गदर पार्टी से संबंधित थे। गदर पार्टी के एक नेता हुआ करते थे। जब गदर पार्टी की बात की जाती है तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में, ठीक है। और स्थापना करने वाले व्यक्ति और कौन थे साथ में? एक तो नाम आता है लाला हरदयाल का, लाला हरदयाल। और इनके साथी कौन थे? सोहन सिंह भाकड़ा, सोहन सिंह भाकड़ा। तो इनके नेतृत्व में गदर पार्टी की स्थापना हुई। और इसी गदर पार्टी के एक नेता थे बरकत उल्लाह, जो ऑप्शन में आपको दिखाया गया है। गदर पार्टी की शुरुआत कहाँ पे हुई थी? अमेरिका में हुई थी, यूएसए, ठीक है। और ये जो पश्चिमी अमेरिका है वो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतियों का एक मुख्य अड्डा था, ठीक है जी। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बताने का प्रयास करेंगे, जल्दी से बता दीजिए इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी, कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक रहने वाला है? जल्दी से बताइएगा। जल्दी जल्दी से बता देंगे जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा। ऑप्शन डी उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। नागपुर अधिवेशन जो 1920 में हुआ था उसमें अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति थे सी विजय राघव चेरियार। जब बात की जाती है 1919 के अमृतसर अधिवेशन की, तो उसमें अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन थे? मोतीलाल नेहरू। और मोतीलाल नेहरू कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी, हाँ, मोतीलाल नेहरू। इन्होंने अध्यक्षता की थी 1919 के अमृतसर अधिवेशन में। जब बात की जाती है 1917 के कोलकाता अधिवेशन के बारे में, तो 1917 के कोलकाता अधिवेशन में एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की थी, जो एक महिला थी। इससे पहले किसी भी महिला ने अध्यक्षता नहीं की थी, तो यही एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। इससे पहले कोई बना ही नहीं था, कोई महिला थी ही नहीं तो अध्यक्ष बने। तो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो नाम लिख देना एनी बेसेंट का, जो एक आयरिश महिला थी। 1893 में आई भारत में, भारतीय दर्शन को समझा और यहीं पर रहने लगी बनारस में, ठीक है। इस प्रकार आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है। चलो जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बताने का प्रयास करेंगे आप सभी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने का प्रयास करेंगे। जल्दी से बता दीजिए इसमें से कौन सा ठीक रहेगा। दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज, इसका मतलब क्या होता था? इसका मतलब होता था एक ऐसा विभाग जो सेना से संबंधित हो, यानी कि कह सकते हैं आप सैनिक विभाग, है सैनिक विभाग। इसकी शुरुआत किसने की थी? आपको सुमिलित करते हुए बताना है।
इसकी शुरुआत करने वाला व्यक्ति जो था यानी कि सुल्तान जो था वो था ग्यासुद्दीन बलबन। ग्यासुद्दीन बलबन गुलाम वंश का एक बड़ा ही राजनीतिज्ञ सुल्तान था और कहा जाता है कि इसने 1265 से लेकर 1287 तक शासन किया था। ठीक है, और इनसे पहले जो सुल्तान हुए उनको कठपुतली के रूप में भी नचाया बलबन ने। और इस बलबन का ओरिजिनल नाम क्या था? बहाउद्दीन। यही है वो बलबन जिसने भारत में सजदा प्रणाली शुरू करवाई। यही है वो बलबन जिसने भारत में पैबोस प्रथा का प्रचलन शुरू किया। ठीक है, और यही है वो बलबन जिसने भारत में एक फारसी त्योहार नौरूज का प्रचलन शुरू किया। ठीक है, नौरूज का प्रचलन शुरू किया बलबन ने। इस प्रकार आपको बातें ध्यान में रखनी है। चालीसा का जो गठन किया गया था इल्तुतमिश के समय में, वो भी क्या है? खंडित कर दिया गया बलबन के द्वारा। फिर चलते हैं हम दूसरे कथन की ओर। दीवान ए बंदगान, ये क्या है? दीवान ए बंदगान का मतलब है बंदी विभाग। बंदी विभाग, और बंदी विभाग को शुरू करने वाला सुल्तान कौन सा था? तो नाम आता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के बारे में कहा जाता है कि उसके पास लाखों की संख्या में बंदी हुआ करते थे और उन बंदियों के लिए स्पेशल एक नया विभाग भी बना दिया। और ये फिरोज शाह तुगलक कब से कब तक सत्ता में रहा? 1351 से 1389 तक सत्ता में रहा। बहुतायत मात्रा में नहरें बनवाई, यानी कि बड़े स्तर पर नहरों का निर्माण किसने करवाया? तो आप लिख देना फिरोज शाह तुगलक का नाम। और बड़े स्तर पर शहरों का निर्माण करवाया किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। जैसे आपने नाम सुना होगा हिसार। हिसार हरियाणा में एक जिला है जिसे पहले हिसार ए फिरोजा कहा जाता था, वो भी इसने बसाया था। वहां हरियाणा में एक और डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है फतेहाबाद, जिसे हरियाणा की गुलाबी नगरी कहा जाता है। ये फतेहाबाद भी फिरोज शाह तुगलक ने ही बसाया था। यूपी में जब जाएंगे तो वहां पर एक जौनपुर जगह पड़ती है, उसे भी किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। और जब बात करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली में एक जगह पड़ती है फिरोज शाह कोटला। फिरोज शाह कोटला दुर्ग का निर्माण भी किसने करवाया? तो भी नाम आता है फिरोज शाह तुगलक का। ये तुगलक वंश का तीसरा सुल्तान था। जब बात करते हैं हम तीसरे पॉइंट के बारे में, दीवान ए मुस्तक राज। दीवान ए मुस्तक राज का मतलब क्या था? राजस्व विभाग से संबंधित। राजस्व विभाग यानी कि पैसों का लेन देन जो है ना, वो सारा का सारा सिस्टम, कितना टैक्स वसूली करना है, किस प्रकार से व्यवस्था बनानी है, सारी की सारी गतिविधियां इसके अंतर्गत होनी थी। और ये किसने शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो कब से कब तक रहा? तो 1296 से लेकर 1316 तक रहा। खिलजी वंश के संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी के ताऊ हुआ करते थे। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को कड़ा मणिकपुर नामक जगह पर मार दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने, और फिर ये गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, और काफी लंबे समय तक शासन भी किया। लेकिन इस खिलजी वंश की अगर बात की जाए तो सबसे कम समय तक सत्ता में रहा ये। तो ऐसे आपको बातें ध्यान में रखनी है। जब बात करते हैं दीवान ए आमिर कोही के बारे में, जो एक कृषि विभाग हुआ करता था। इस कृषि विभाग की शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो जिन्होंने लिखा होगा ना मोहम्मद बिन तुगलक, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। मोहम्मद बिन तुगलक कब से कब तक रहा? तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, फिरोज शाह तुगलक से पहले यही व्यक्ति था। ठीक है, 1325 से लेकर 1351 तक मोहम्मद बिन तुगलक का समय माना जाता है। इसी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में एक मोरक्को का यात्री, जिसे हम कहते हैं इब्न बतूता, जिसकी पुस्तक भी कौन सी है? रेहल्ला। उसने रेहल्ला पुस्तक लिखी। इब्न बतूता, इब्न बतूता किसके समय में भारत में आया था? तो लिख देना मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। और जब बात करते हैं 1336 के आसपास की, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी और संगम वंश की शुरुआत की थी। तो भी किसके समय की बात है? मोहम्मद बिन तुगलक के समय की बात है। इसके कुछ टाइम बाद 1347 ईस्वी के आसपास
बहमनी साम्राज्य की नींव रखी गई? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नेतृत्व में। वो भी किसके समय की बात है? मोहम्मद बिन तुगलक के समय की बात है। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक अलाउद्दीन हसन बहमन शाह को हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है, हसन गंगू। तो यानी कि जो ऑप्शन आपके सामने दिए गए थे उनके सामने वाले पॉइंट बिल्कुल ठीक थे, यानी A1, D2, C3, D4। जिन्होंने ऑप्शन थर्ड टिक किया होगा उनका बिल्कुल ठीक रहा है, अति उत्तम, सभी के लिए बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप बताने का प्रयास करेंगे। वह पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए। 1892 ईस्वी में उन्हें ब्रिटिश संसद का एक सदस्य निर्वाचित किया गया। बताने का प्रयास करेंगे कि वो व्यक्ति कौन थे। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताने का प्रयास करें सभी। तो जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा दादा भाई नौरोजी, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। दादा भाई नौरोजी वही हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, और यही है वो जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने एक पुस्तिका लिखी, ठीक है, जिसमें इन्होंने क्या किया है, धन का पलायन किस प्रकार से हो रहा है वो वर्णित किया है। और कौन सी पुस्तक है वो? उसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किसके द्वारा लिखित है? तो लिख देना नाम, दादा भाई नौरोजी का। दादा भाई नौरोजी एक पारसी परिवार से आते थे। थोड़ी देर पहले बताया था एक नाम मैंने, मैडम भिखाजी कामा, वो भी पारसी परिवार से थी। और मैडम भिखाजी कामा ने इनके यहाँ पर निजी सचिव के रूप में भी काम किया। अगर पूछ लिया जाए कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले प्रथम व्यक्ति, तो किसका नाम आएगा? तो इनका ही नाम आएगा, दादा भाई नौरोजी का। दादा भाई नौरोजी ने एक गुजराती पत्रिका भी शुरू की थी, गुजराती भाषा में एक पत्रिका का प्रारंभ किया। और उस गुजराती पत्रिका का नाम अगर आपको ध्यान में आता हो तो नाम है उसका रास्त गुफ्तार। रास्त गुफ्तार नामक गुजराती पत्रिका का प्रकाशन किसके नेतृत्व में हुआ? दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में। ठीक है, इस प्रकार आपको बातें ये ध्यान में रखनी है। और सबसे पहला क्वेश्चन आज की कक्षा में जो पूछा गया था, 1906 में कोलकाता अधिवेशन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1906 के कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो भी किसका नाम आता है? तो भी नाम आएगा दादा भाई नौरोजी का। और यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने स्वराज की मांग जो है, स्वराज, इसको एक राष्ट्रीय मांग के रूप में पेश किया। राष्ट्रीय स्तर पर हमारी जो मांग उठी स्वराज के लिए, के पीछे जो श्रेय जाता है वो दादा भाई नौरोजी को ही जाता है। इस प्रकार आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। और भी बहुत से पॉइंट इनके बारे में हो सकते हैं। ये गुजरात में प्रोफेसर थे, ठीक है, एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं। और इन्होंने मुंबई में महिला शिक्षा की भी नींव रखी, मुंबई में। और ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में उदारवादी पार्टी के टिकट पर ये चुने गए थे। ठीक है जी, इस प्रकार आपको ये बात ध्यान में रखनी है। तो आज की जो कक्षा है वो यहीं तक रखते हैं। और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है जी, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। और हम मिलते रहेंगे। ये डेली क्लास का आपका टाइम रहता है शाम को 7 बजे, तकरीबन शाम को 7 बजे आपकी ये क्लास प्रीमियर पे मिलेगी आपको। ठीक है, तो हम फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है जी, चलिए जी, नमस्कार।